नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग जो छठा जेपीएससी में जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर फर्स्ट जीएस पेपर का, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी तरह का प्रश्न जो 7वां से 10वां जेपीएससी यानी अभी उसी तरह का एग्जाम होगा और आने वाले जितना भी जेपीएससी में प्रीलिम्स होंगे उसी तरह का एग्जाम होगा। यानी पेपर फर्स्ट में जीएस में 100 क्वेश्चन है, जिसमें से कौन कौन सब्जेक्ट से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी 50 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे और इसी के आधार पर जब फिर हम लोग टॉपिक वाइज इसका हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ इंडियन हिस्ट्री से, भारतीय इतिहास से यहाँ 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन और आधुनिक भारत से 5 क्वेश्चन होंगे। उसी तरह बी में है, देखिए कि भारत का भूगोल से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक एवं जनजांगीय भूगोल से मिलाकर प्रश्न होंगे। अब देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस से जो आपको क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी तरह इकोनॉमिक्स से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका 15 प्रश्न पूछा जाएगा। जो जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन होंगे और जो एग्रीकल्चर जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, तकनीकी विकास से आपका 6 प्रश्न होगा और जो सूचना और संचार तकनीक से आपका कम्युनिकेशन से 3 प्रश्न होगा। उसी तरह से झारखंड से रिलेटेड आपका 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका पेपर 2 में 100 क्वेश्चन कंप्लीट रूप से झारखंड का ही है, लेकिन यहाँ 10 नंबर झारखंड से पूछा जाएगा। और उसी तरह करंट अफेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल जो भी होगा करंट अफेयर, उसको आपका 15 प्रश्न होगा और मिसलेनियस से यानी विविध से प्रश्न आपका 15 होगा। इस तरह से 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी आपको 100 प्रश्न और 200 टोटल नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से कहता है कि भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है। ठीक है, यानी भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है। ऑप्शन कौन दिया हुआ, ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा इसका सही आंसर होगा? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या फिर लोथल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा धौलावीरा, यानी भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल धौलावीरा है। इस स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का पता चलता है। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर है। जल संग्रहण के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं तथा अच्छी जल प्रबंधन की प्रणाली भी यहीं से मिली हुई है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड प्रश्न में कहता है कि ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, यानी ऋग्वेदिक जनसभा क्या थी जो न्यायिक कार्य से संबंधित है? सभा, समिति, विधाता या उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए यानी सभा। ठीक है, यानी ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित सभा थी, सभा की उत्पत्ति यहाँ ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई थी। यह वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। ठीक है, अब प्रश्न आते हैं तीसरा प्रश्न कहता है कि यमक, बुध, पितक से संबंधित है, यानी यमक, बुध और पितक से कौन संबंधित है? ऑप्शन पहला है सूत, विनय, अभिधम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अभिधम है। ठीक है, यानी यमक, बुध, पिटक अभिधम से संबंधित है। इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक के संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति में मोगालीपुत्र तीस्त ने किया था। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था वह कौन सा तीर्थयात्री था? यानी युआनच्वांग, फाहियान, सुंगयुंग या आइजिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी है सुंगयुंग। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया वह सुंगयुंग था। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने 3 वर्षों की यात्रा में, यानी इन्होंने जो भारत की यात्रा किया वो 3 साल तक यात्रा किया। इन 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लास्ट इंडियन हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। चालुक्यन शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, यानी चालुक्यन शासक पुलकेशिन जो था वह हर्ष पर विजय प्राप्त किया था कब? यानी ईस्वी 2012 ईस्वी में या फिर 612 ईस्वी में
618 ईस्वी में, 622 ईस्वी में या फिर 634 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी है, यानी हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक, चालुक वंशीय शासक पुलकेशन द्वितीय ने 618 ईस्वी में पराजित किया था। एहोल प्रशस्ति 634 ईस्वी में इसका उल्लेख मिलता है। अब आते हैं मॉडर्न ये मेडिवल इंडिया से। क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्को पोलो के द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा या सरहुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा या निकोलो कॉन्टी के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सरहुद्दीन मोहम्मद कैफी, यानी सरहुद्दीन मोहम्मद कैफी के द्वारा ही चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की सबसे पहले सूचना दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं सातवां में, कहता है कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यांकित है? ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश का मकबरा, बलवन का मकबरा, अलाई दरवाजा या कुतुल इस्लाम मस्जिद? तो इस 7 प्रश्न का सही आंसर बी है, यानी बलवन का मकबरा। यानी बलवन का मकबरा का जो कक्ष था वह स्क्वायर शेप में था, यानी वर्गाकार था। सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप इसी मकबरे में दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, यानी अति कट्टर सूफी पंथी जो सूफी संप्रदाय था क्या था? चिश्ती, सुरहावर्दी, नक्शबंदी या फिर कादरी? तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है, नक्शबंदी धर्म की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी, यानी नक्शबंदी जो धर्म है उसकी स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की। इस भारत में इस सिलसिले का प्रचार ख्वाजा बाकी विल्लाह के शिष्य, यानी ख्वाजा बाकी विल्लाह का जो शिष्य था एवं अकबर के समकालीन शेख मोहम्मद सरहिंदी ने किया था। इस संप्रदाय के लोगों को नक्शबंदी इसलिए कहा गया है कि ये लोग आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित तरह तरह के नक्शे बनाकर उसमें रंग उभरते थे, यानी रंग भरते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 9वां, शुद्ध चांदी का रुपया, यानी शुद्ध चांदी के रुपया का जो सिक्का था आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखिए, अकबर ने, शेरशाह ने, जहांगीर ने या फिर औरंगजेब ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी है, शेरशाह ने। यानी शुद्ध चांदी का जो रुपया का आविष्कार शेरशाह सूरी ने किया था। चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। यह जो सिक्का था 178 ग्रेन का था। अब आते हैं प्रश्न 10वां में, 2 कॉलम दिया हुआ है, इसमें से आपको कूट का मिलान करना है। ठीक है, पहला में दिया हुआ है हकाएक ए हिंदी, सामने देखिए इब्न मिस्काविया, तहजीबुल अखलाक, सरहुद्दीन मोहम्मद औफी, कुंजुल तिजार, अब्दुल वाहिद विलग्रामी, जवामीउल हिकायात है ना, जवामीउल हिकायात यह है बैलक अल कवायाकी। तो इसमें यहाँ पर मिलान करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए जो है कहता है, यानी हकाएक ए हिंदी, इसके लेखक जो हैं अब्दुल वाहिद विलग्रामी। ठीक है, तो यहाँ एक के हमारा ऑप्शन तो चाहे 1 या सी होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं तहजीबुल अखलाक, तो तहजीबुल अखलाक जो होगा इसका होगा इब्न मिस्काविया। उसी तरह से आप सी में कुंजुल तिजार जो है, कुंजुल तिजार ये होगा बैकल अल कावायाकी। इस तरह से ऑप्शन ए इसका जो है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 11 प्रश्न में, जो मॉडर्न इंडिया से है। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? यानी बघात रियासत जो था उसको ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1848 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में या 1853 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी है, यानी 1850 ईस्वी में। यानी देखिए, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। यानी लॉर्ड जो डलहौजी का जो टाइम पीरियड रहा है शासनकाल का, उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण जो होता है बहुत ही अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में सर्वप्रथम सतारा यानी 1848 ईस्वी में, जैतपुर जो बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा में है ये 1849 ईस्वी में, बघाट जो हिमाचल प्रदेश में है वो 1850 ईस्वी में,
उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में इसका विलय किया गया था रियासत में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 12 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। यानी गांधी जी ने नमक आंदोलन किए थे, उसमें से कौन कौन सहयोगी यानी कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने इन्हें भाग लिया। ऑप्शन देखिए, सरोजिनी नायडू भाग ली थी, कुमारी अमृत कौर इन्होंने भी भाग लिया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय इन्होंने भी भाग लिया था। यानी उपरोक्त में से सभी, यानी डी इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी जो यहाँ पर सही आंसर है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78, याद रखेंगे कि 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर जो दांडी के लिए उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया था, प्रस्थान किया था। और 24 दिनों तक लगातार पैदल मार्च के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, यानी भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय, यानी नमक का जो प्रोडक्शन था और उसका जो सेल होता था, विक्रय का जो उस पर ना उसका टैक्स जो काफ़ी बढ़ा दिया था, उसका कर जो बढ़ा दिया था, इसी के कारण उन्होंने नमक सत्याग्रह किया था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की। ठीक है, रहमत अली, सिकंदर हयात खां, मोहम्मद अली जिन्ना या फजलुल हक। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी है सिकंदर हयात खां, है ना। यानी पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कहता है कि माउंटबेटन योजना, या नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेज महाराज था, यानी भारत जब आज़ाद हो रहा था उस समय अंग्रेज का महाराज कौन था। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, राजा एडवर्ड सप्तम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज षष्ठम। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि माउंटबेटन योजना जो जून 1947 में ने निम्नलिखित में से किस प्रांत या प्रांतों में लोक निर्यात की संस्तुति की थी। ठीक है, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, उत्तर पश्चिमी सीमांत या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर जो होगा उपरोक्त में से सभी, यानी माउंटबेटन योजना जो जून 1947 ईस्वी में जो किया गया था वह सिंध प्रांत के लिए, बलूचिस्तान के लिए, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के लिए, सभी के लिए निर्यात की अपनी संस्तुति की थी। 16 प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ज्योग्राफी से देखिए, कहता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल देखिए 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और ये सही है। नेक्स्ट कहता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी लेटीट्यूड का जो उसका एरिया है, विस्तार है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, जो सही है। ठीक है, उसी तरह देखिए सीम है, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये भी सही है। अब भारत में राज्यों की संख्या 26 है, यही गलत है। यानी भारत में राज्यों की संख्या क्या है, 28 राज्य है। ठीक है ना, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 9 हो गई है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जो होते हैं आपस में आकर के मिलते हैं। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, है ना, नागरकोल, कोयल या फिर रामेश्वरम। तो इस प्रश्न का सही आंसर 17 का ए होगा, यानी कन्याकुमारी। ठीक है, यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा हुआ एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का एक संगम स्थल है। आप फिगर में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, इधर से बंगाल खाड़ी है, इधर से अरब सागर है और नीचे से क्या हो गया, हिंद महासागर है। प्रश्न 18 में कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ देख रहे हैं 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो एकदम आसान प्रश्न है ये। यहाँ इसका याद रखिए कि 8वां, ये 7वां इसका पोजीशन है। ये ऑप्शन सी सही आंसर है। थोड़ा सा इसको हम लोग एक कोड के द्वारा याद करते हैं। ठीक है, एक जैसे होता है कि जैसे भारत से बड़े देश कौन है ना, तो इसका घटते क्रम में हम एक कोड लिखते हैं।
इसको ऐसे याद करें, सीमा पर चीन के आक्रमणकारियों को भारत ने धमकी दिया, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो रू से हो गया रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया और भारत हो गया। ठीक है, तो ये भारत, तो यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से भारत से 6 बड़े देश भी आपका क्रम से याद हो गया और इसका क्लियर भी है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। एक क्वेश्चन फिर ज्योग्राफी से है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। कहता है कि महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटानागपुर का पठार है और खासी की पहाड़ियाँ। इसमें कहता है कि उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी सबसे पश्चिम में कौन है और सबसे पूर्व में कौन है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं महादेव पर्वत श्रृंखला सबसे पश्चिम में है, मैकाल पर्वत श्रृंखला उसके बाद है, उसके बाद छोटानागपुर पड़ता है, उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में गारो खासी पहाड़ियाँ जो सबसे पूर्वी क्षेत्र में है। तो इस तरह से हम लोग इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 19 का सही आंसर ए होगा। अब देखते हैं 20 क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पर सामने दिया हुआ है, एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य, इसमें से कौन से नदी में कौन से राज्य में है, इसका सही जोड़ा देखना है। तो देखिए इंद्रावती झारखंड में है ही नहीं। ठीक है, भीमा नदी ये भी तमिलनाडु में नहीं है, लूनी नदी महाराष्ट्र में है और घाट प्रभा नदी केरल में नहीं है, यानी इसका सही आंसर होगा सी, लूनी। जो लूनी नदी है जो राजस्थान में है। ठीक है, लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रण क्षेत्र में यह विलुप्त हो जाती है। ठीक है, सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लिलड़ी, मिठड़ी नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 21। कहता है कि झारखंड में वार्षिक अंतराल है, यानी यह वर्षा का अंतराल है, क्या है, 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, या फिर 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, 200 से 300 सेंटीमीटर के मध्य, या 300 सेंटीमीटर से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में। ठीक है, यानी झारखंड में वार्षिक अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। यह स्थानीय उच्चावच के कारण वर्षा में भी काफ़ी अंतर दिखलाई पड़ता है। यानी झारखंड क्या होता है, पर्वत पठारी क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, जिसमें उच्चावच जो होता है, स्थानीय उच्चावच काफ़ी अंतर दिखलाई पड़ता है, उसी का प्रभाव है कि वर्षा में भी पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 22 प्रश्न में। देखिए प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी इसमें सामने दिया हुआ एक क्षेत्र और दूसरे दिया हुआ है मुख्य संसाधन, यानी कौन से खनिज का संसाधन है इसके सामने देखना है। देखिए कोल्हान जो होता है खनिज संसाधन के लिए सही है। ठीक है, कच्छ जो है वन संसाधन ये नहीं होना चाहिए। मालावर तट जो होता है, इंडिया का मालावर तट जो होता है वो जल संसाधन का धनी है, और मध्य गंगा मैदान जो होता है मृदा संसाधन का धनी होता है। तो यहाँ इसका सही आंसर बी होगा, यानी बी गलत है। कच्छ में जो होगा वन संसाधन नहीं, बल्कि क्या होता है कि गुजरात के कच्छ में, कच्छ जो होता है रण जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कच्छ क्या है, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। अब लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी कहा है क्षेत्र और मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें सही जोड़ा को चुनना है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही है। लद्दाख सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, दंडाकार्यन जूट की कृषि के लिए, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए, या फिर रायलसीमा जो है वो चाय बागान के लिए, यानी चाय की बागान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा सी होगा, यानी सी जो है उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें सी सही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट को 24 क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व, यानी 2011 की जनसंख्या के आधार पर हमको एक सही क्रम चलना है जो उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व के अनुसार होना चाहिए। तो इस प्रश्न को जानने के लिए दिमाग लगाइए कि सबसे पहले कि पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व किसका है, अभी बिहार का ज़्यादा है, तो ऑप्शन ऑफ बी या सी ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बिहार के बाद झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब नहीं, बिहार के बाद झारखंड नहीं है, बिहार के बाद पंजाब, इस प्रश्न में यहाँ पर जो होगा पंजाब है। ठीक है, पंजाब, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उत्तराखंड, तो सही आंसर इसका होगा सी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन 25 कहता है
कि एक तरफ दिया हुआ है जनजाति और दूसरी तरफ दिया हुआ है मूल राज्य, यानी कौन से जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए थारू है राजस्थान में, भील हिमाचल प्रदेश, गद्दी झारखंड और मुंडा उत्तर प्रदेश। तो कॉलम को मिलान करना है। तो आप इस प्रश्न को जानने से सबसे पहले आप देख लीजिए, ठीक है, यानी मुंडा होगा तो सीधा सीधा झारखंड होगा, यानी डी का सीधा 3 होगा, यानी डी में 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए या तो ए आंसर होगा या डी आंसर होगा, है ना, ए आंसर होगा या डी आंसर होगा। आगे चलते हैं। थारू जनजाति जो होता है वो थारू जनजाति कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और भील जनजाति जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। गद्दी जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डी मेरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया। यानी एसटी और एससी का जो ज्वाइंट एक कमीशन था, ज्वाइंट आयोग था, संयुक्त आयोग था, उसको संविधान के किस संशोधन के द्वारा अलग अलग आयोग बना दिया गया। यानी एससी के लिए अलग आयोग हो गया और एसटी के लिए अलग आयोग होगा। तो वह कौन सा संविधान संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन या 44वें अमेंडमेंट या फिर हो गया 89 जो होता है 89वां संविधान संशोधन या फिर 93वें संविधान संशोधन। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न का सही आंसर सी है, ठीक है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 89 अमेंडमेंट हुआ है ना, यानी 89वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा एससी के लिए जो ज्वाइंट कमीशन था उसको अलग कर दिया गया और एसटी के लिए अलग आयोग की गठन किया गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं 27 में। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी। यानी मूल संविधान जिसमें अंगीकार किया गया था उसमें कितना भाग, कितना अनुच्छेद और कितने अनुसूची थे। तो ऑप्शन ए में देखिए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, 22 भाग, ठीक है। देखिए ऑप्शन इसका ए ही सही आंसर होगा, यानी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, है ना। हम लोग थोड़ा इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। कहता है क्या कि भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और उसको उसी दिन अंगीकार कर लिया गया था, तब मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी जो है वर्तमान समय में संविधान में भाग उतना नहीं है, 22 भाग है, लेकिन अनुच्छेद जो हो गया 444 हो गई है और अनुसूची 4 और जोड़ा गया है और अब कुल अनुसूचियां हो गई है 12 हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। 28 प्रश्न कहता है क्या, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है, ठीक है। यानी दल बदल की बुराई को किस संविधान संशोधन द्वारा उसको अधिनियमित किया गया। 52वां संविधान संशोधन, 54वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन या फिर 58वां संविधान संशोधन। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर ए है, यानी 52 अमेंडमेंट में 1985 यानी 1985 के द्वारा दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के, यानी वो पार्लियामेंट मेंबर हो चाहे विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, ठीक है, विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं, यानी अपना दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं जिससे वो जिसके चुनाव चिन्ह पर लड़े थे और चुनाव जीते थे, ठीक है। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता का लागू नहीं होगी, यानी यह जो रूल है उसमें लागू नहीं होगी। दल विरोध इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी इस नियम को 10वीं अनुसूची में रखा गया है। अब आते हैं 29 क्वेश्चन में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, यानी जो भी टैक्स है केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित भी उसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच उसको बांट दिया जाता है, वितरित किया जाता है। तो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270 या अनुच्छेद 271। तो यहाँ इसका सही आंसर सी है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 में करों को, जो टैक्स जो आता है केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है, उसके द्वारा लगाया भी जाता है और एकत्रित किया जाता है, लेकिन जब वितरण की बात आती है तो केंद्र और राज्य के बीच इसको बांट दिया जाता है। 30 प्रश्न में कहता है कि निम्न में से कौन सा
सुशासन की विशेषता नहीं है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये जो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है, कहता है जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम या लाल फीताशाही। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, नहीं कह रहा है। यानी सुशासन की विशेषता जवाबदेही भी होती है, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, कानून भी है जो नियम का जो उसको पालन करना है, लेकिन लाल फीताशाही जो बिना मतलब का लेट लतीफ़ होता है ऑफिसर कार्यालयों द्वारा, इसको ये नहीं होना चाहिए। यानी समय पर पब्लिक का काम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? ठीक है, हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्टो, फ्रैंक मोरिनी या FW रिक्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया है। नेक्स्ट में आते हैं, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यानी राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह एक कथन है और ये किसकी धारणा की व्याख्या करता है? ठीक है, यानी यह जो वक्तव्य किस अवधारणा की, यानी किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की, कम्युनिस्ट राज्य की, लोकतांत्रिक राज्य की या पुलिस राज्य की? तो इसका सही आंसर ए है, कल्याणकारी राज्य की। यानी कल्याणकारी राज्य शासन की वह संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी उसकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति में, डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता, धन संपत्ति में समान वितरण तथा जो लोग अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं जुटाने पाने में असमर्थ हैं, ठीक है, यानी अपनी जो उसका जो न्यूनतम आवश्यकता है उसको जुटाने में असमर्थ है, उनकी सहायता करना है। ठीक है, इसी सिद्धांत पर यह आधारित है। अब आते हैं 33 प्रश्न में, कहता है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? ऑप्शन देखिए, शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, इस2 शासन का केंद्र बिंदु, ई प्रशासन को बढ़ावा देना या स्थानीय शासन। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा बी, यानी दूसरे प्रशासनिक आयोग की यहाँ पर जो होता है ना, नागरिक केंद्रित शासन और शासन का केंद्र बिंदु, इसी बाधाओं की पहचान की है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 34 में। 34 कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? यानी कौन सा अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? अनुच्छेद 243 ZD, अनुच्छेद 244 ZD, अनुच्छेद 242 ZD या अनुच्छेद 243 ZD? तो इस प्रश्न का सही आंसर ए है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। जिला योजना समिति पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और संपूर्ण जिला के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु सरकार प्रत्येक जिले में एक योजना समिति का गठन करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 35 में। यहाँ पर दो जोड़ी दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2, तो दोनों सूची को मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है वर्ष और दूसरे में दिया है समिति, यानी कौन सा वर्ष में कौन सी समिति बनी थी। तो देखिए 1949 से 51 में, उसके सामने देखिए स्थानीय वित्त जांच समिति, 1953-54 में कराधान जांच आयोग, या 1963-66 में ग्रामीण शहरी प्रबंधन समिति, 1985-88 में शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, तो यहाँ इसमें से मिलान हमको करना है सूची 1 में। यहाँ देखिए 1949-51 में जो बना था वो स्थानीय वित्त जांच समिति था, स्थानीय वित्त जांच समिति। इसके लिए इसका आंसर तो एकदम एक ही में आ गया, सीधा सीधा पहला ही इसका सही आंसर होना चाहिए। देख लीजिए 1953-54 ईस्वी में जो बना था वो कराधान जांच आयोग, 1963 से 66 में शहरी ग्रामीण शहरी संबंध समिति बनाया गया था, और 1985 से 88 में शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। इसलिए इसका सही आंसर ए ही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 36। 14वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर, यानी 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। यानी कितना निश्चित किया गया है? 32%, 37%, 42% या 41%? यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी, यानी 42%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2008 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में या फिर 2011 ईस्वी में? तो यहाँ इसका सही आंसर जो है सी है। ठीक है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्त एवं व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों प्रभावी और त्वरित निपटारे हेतु इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 38 में। ठीक है, कहता है क्या, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा जो है पर्यावरण दुष्प्रभाव के संबंध में जो सत्य नहीं है। यहाँ कहा गया है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना किया गया है, जो पर्यावरण जलवायु पर्यावरण प्रभाव दुष्परिवार से संबंधित ये है। नेशनल एडप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश किया गया है, ये भी सही है। यानी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, ये गलत है, यानी यह ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 39 में। कहता है कि सूची यहाँ पर दिया हुआ है 2 सूची, ये दोनों सूची को आपस में मिलान करना है कि कौन से सूची में उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी ए कहता है इनइक्वलिटी री एग्जामिन्ड, यहाँ उसके सामने दिया है, देखिए जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज। बी में दिया हुआ है द प्राइस ऑफ इनइक्वलिटी, इसमें क्या थॉमस पिकेटी, और है इनइक्वलिटी व्हाट कैन बी डन, इसका है अमर्त्य सेन। और नेक्स्ट है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वलिटी, इसमें है एंथनी बी एटकिंसन। तो यहाँ पर देखिए इसका सम्मिलित करने के लिए डायरेक्ट इसको सामने देखिए, यानी इसका यहाँ पर देखिए इनइक्वलिटी री एग्जामिन में अमर्त्य सेन होंगे, द प्राइस ऑफ इनइक्वलिटी में जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज होंगे, और फिर देखिए इनइक्वलिटी व्हाट कैन बी डन, इसमें एंथनी बी एटकिंसन, और द इकोनॉमिक्स इनइक्वलिटी में थॉमस पिकेटी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 40 क्वेश्चन। इसमें भी सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2, इसमें मिलान करना है। देखिए चक्रवर्ती समिति सूची 2 में दिया है कर सुधार, नरसिंहम समिति निर्धनता आकलन, तेंदुलकर समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, चलैया समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो यहाँ पर इसका मिलान करना है। तो देखिए चक्रवर्ती समिति जो होता है ये बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित होगा, यानी ए का तीसरा है। ठीक है, तो ए का तीसरा यहाँ पर देखिए या तो ए आंसर होगा चाहे डी आंसर होगा। फिर देखिए नरसिंहम समिति, तो नरसिंहम समिति का संबंध जो होता है वो होता है वित्तीय क्षेत्र में सुधार, यानी वित्तीय क्षेत्र में सुधार। उसी तरह तेंदुलकर समिति है निर्धनता आकलन, और चलैया समिति है कर के क्षेत्र में सुधार। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो गया आपका डी हो गया। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 41। कहता है कि 2004-5 के 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई है, यानी कौन सी विधि अपनाई गई है। ठीक है, कहता है कि यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड, मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड रिकॉल मेथड, या URM और MRM दोनों मेथड, यानी यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड और मिक्स्ड रिकॉल मेथड दोनों मेथड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी है, यानी 2004-5 में के 61वें NSSO डाटा निर्धनता आकलन के लिए जो विधि अपनाई गई थी उसमें यानी URM और MRM दोनों, यानी यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड और मिक्स्ड रिकॉल मेथड दोनों अपनाया गया था। उसी तरह से अब हम लोग चलते हैं 42 क्वेश्चन में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए 67 यानी 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है। यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। या केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करते हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा बी होगा, यानी पर यह जो होता है यह यहाँ पर ये गलत है, यानी 75% ग्रामीण जनसंख्या 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है, यही इसका गलत आंसर है। ठीक है, यानी वही इसका सही उत्तर होगा यहाँ।
आगे देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। यानी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? 2010 ईस्वी में, 2011 में, 2012 में या फिर 2013 में? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा बी, यानी राष्ट्रीय विनिर्माण भारत सरकार नीति भारत सरकार द्वारा 2011 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इस नीति का लक्ष्य है एक दशक के भीतर, यानी एक दशक के भीतर जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ा करके 25 यानी 25% करना था, और रोजगार के 10 करोड़ अवसर पैदा करना था, इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, उसी तरह से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी। यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में सबसे पहले आरंभ की गई थी कब? 1991 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2005 में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ इसका सही आंसर बी होगा, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ की नीति देश में पहली बार 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु यहाँ जो है इसमें नहीं है। ठीक है, 8% वास्तविक GDP विकास दर, 4% कृषि विकास दर, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कम करना, या उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46। कहता है राइबोजाइम्स होते हैं, यानी राइबोजाइम्स क्या होते हैं? DNA, RNA, प्रोटीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर बी है, यानी राइबोजाइम्स जो होते हैं RNA होते हैं। ठीक है, राइबोजाइम्स RNA होते हैं। राइबोजाइम्स RNA होते हैं जो प्रोटीन एंजाइम की कार्रवाई के समान जीन अभिव्यक्ति में RNA स्प्लिंग सहित विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है? यानी जो मछली मर जाती है उसमें जो दुर्गंध निकलता है उसमें कौन सा कंपाउंड होता है? एमिनो यौगिक, अल्डिहाइडिक यौगिक, या सल्फर यौगिक, या नाइट्रो यौगिक? तो यहाँ इसका सही आंसर है एमिनो यौगिक। ठीक है, यानी मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध में जो होती है एमिनो यौगिक के कारण होती है। 48 प्रश्न करता है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा रहता है। एक कढ़ाई होता है जो नॉन स्टिक है और उसमें फ्राइंग का कढ़ाई होता है जिसमें लेप लगा रहता है। आर्लोन का, टेफ्लॉन का, पॉलीस्टाइरीन का, या फिर पॉलीप्रोपाइलीन का? ठीक है, तो इसका सही आंसर बी है ना, यानी नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में टेफ्लॉन का लेप लगा रहता है। 49 प्रश्न कहता है विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। ये विषाक्त मस्टर्ड जो गैस होता है क्या होता है? ये इसका स्टेट बताना है, यानी गैस होता है, द्रव होता है, ठोस होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बी, यानी मस्टर्ड गैस एक प्रकार का द्रव जैसी गैस होती है जिसका उपयोग रासायनिक शस्त्र के रूप में किया जाता है। 50 क्वेश्चन देखते हैं कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला केमिकल है। यानी डायनामाइट में जो प्रयुक्त होता है उसमें कौन सा रासायनिक प्रयोग होता है? ग्लाइसेरॉल, या फिर ग्लाइसेरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट, या ग्लाइसेरॉल ट्राई आयोडाइट, है ना, आयोडेट? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर सी है, यानी डायनामाइट के निर्माण में ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट नामक एक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में किया था। और इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन का चर्चा अभी किए, और 50 क्वेश्चन रेस्ट हम लोग कल चर्चा करेंगे। ये वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब के नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में, ठीक है, ताकि हम इसका और वीडियो आप जब भी हम कोई अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिस जाए। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, बाय।